नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूँ ओंकार चौधरी। कठुआ की एक सभा में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेहोश होने की स्थिति में हो गए, गिरने की स्थिति में हो गए, जबान लड़खड़ा गई, तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने, कुछ कांग्रेस के लोगों ने उनको संभाला, सोफे पर बैठाया, कुछ पानी-वानी पिलाया, थोड़ा-सा कुछ और उनको खिलाया-पिलाया। बाद में पता चला कि बीपी नीचे आ गया था, तो इसलिए जो है शरीर में ताकत नहीं रह गई थी। दोबारा माइक पर आए और बोले कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा। दो मौके थे साहब नरेंद्र मोदी को हटाने के। एक तो जम्मू कश्मीर में जहां आप जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और दूसरा मौका हरियाणा में था। वहां तो सीधे आपकी यानी कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की यानी नरेंद्र मोदी की ही टक्कर हो रही थी, तो वहां उनको हरा दिया होता। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ है ये अब सबके सामने है। वहां हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, तो जम्मू कश्मीर में साहब भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर भी 29 सीटें जीत ली, लेकिन आपने कितनी सीटें जीती? और इसके बावजूद कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधों पर चढ़कर के मेला देखने के लिए पहुंचे थे, केवल 6 सीटें जीती, और वो 6 के 6 मुस्लिम विधायक चुन करके आए हैं कांग्रेस के। हिंदू एक भी नहीं है। ये कांग्रेस का बदला हुआ चरित्र है जो लोगों को अब खटकने लगा है। इनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, इसका ये सबसे उत्कृष्ट और निकृष्टतम उदाहरण है जो हमें कश्मीर में देखने को मिला है। 90 सदस्यीय कश्मीर विधानसभा में जिस पार्टी को 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का अवसर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वहां भी वो उनके साथ मिलकर के लड़कर के भी केवल 6 सीटें जीत पाई साहब। और हरियाणा की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों की सरपरस्ती में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो मोदी को हरा देते। मौका भी था, दस्तूर भी था, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में रह चुकी थी, तो मौका था। अगर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, तो किसने रोका था उनको हराने के लिए? लेकिन नहीं हरा पाए, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन हार गई। और अब सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कठुआ में कह रहे थे कि मैं तब तक तो नहीं मरूंगा जब तक कि नरेंद्र मोदी को नहीं हटा देता, उन्होंने एक समीक्षा बैठक बुलाई हरियाणा को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के नहीं, जहां 90 में से केवल 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और केवल 6 सीटें जीत पाई। उसके लिए समीक्षा बैठक बुलाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वहां तो सत्ता का स्वाद मिल जाएगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से तमिलनाडु में कुछ सीट आई थी कांग्रेस की और वहां सत्ता की मलाई खा रही है, जिस तरह झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में बनी हुई सरकार में ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर में भी सत्ता की मलाई खा लेंगे। तो वहां इनको ईवीएम में कहीं कोई खोट दिखाई नहीं दे रही है, चुनाव आयोग में भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हरियाणा में चूंकि चुनाव हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर गई है और 2014 से भी बड़ा मैंडेट लेकर के इंडिपेंडेंटली अपने बूते पर सरकार बनाने जा रही है। वहां के लिए ये समीक्षा बैठक बुला रहे हैं।
और समीक्षा बैठक में किस किस को बुलाया इन्होंने? अशोक गहलोत को, अजय माकन को, प्रताप बाजवा को, जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, और जाहिर है दीपक बावरिया जो इनके वहां के प्रभारी हैं और जो इस बार दूल्हे के रूप में पेश किए गए थे, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको बुलाया गया। और जो उनकी कठपुतली माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी समीक्षा बैठक में बुलाया। लेकिन 3 लोगों को नहीं बुलाया। रणदीप सुरजेवाला को भी नहीं बुलाया, कुमारी सैलजा को भी नहीं बुलाया और कैप्टन अजय यादव को भी नहीं बुलाया गया। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जाट हैं, कैप्टन अजय यादव अहीर हैं, पिछड़े हैं, यादव हैं, कुमारी सैलजा दलित हैं, और राहुल गांधी जगह जगह ये जो बांटो और राज करो की आजकल राजनीति कर रहे हैं, अपने घर के भीतर ही किस तरीके से दलितों की और पिछड़ों की उपेक्षा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मीटिंग में उनको नहीं बुलाना। मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस तरह की जब मीटिंगें बुलाई जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिर को ढूंढने के लिए या 2 सिरों को ढूंढने के लिए बुलाई जाती हैं, ताकि उन पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। और वो 2 चेहरे इनकी समझ में आ रहे हैं कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ना है। एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी हैं कुमारी सैलजा। उन दोनों के सिरों पर ठीकरा फोड़ेंगे और बस ये परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, यानी इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा की है, ना केसी वेणुगोपाल की है जो इस मीटिंग में भी शामिल थे, किसी की नहीं। बस 2 चेहरे ढूंढो किसी राज्य से और हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दो। यही तो करते आ रहे हैं ये। और मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, सोनिया गांधी से, इस 10 जनपद परिवार से, और जो कांग्रेस पर कब्जा किए बैठे हैं उनसे। ये बताइए कि 2019 से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती है? मैं 2019 से पीछे जाता ही नहीं। मैं 2011 से शुरुआत कर सकता था जब इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई थी, पर बहुत पीछे जाने से टाइम ज़्यादा जाया हो जाएगा। आप भी जानते हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो आंकड़े हैं, अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि 55 से 60 चुनाव अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। लेकिन जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो बताए जा रहे हैं कि करीब 88 चुनाव हैं पूरे देश में, अलग अलग वर्षों में जो राज्यों के चुनाव हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी हारी है, सत्ता में नहीं लौटी है। मैं आपको बताता हूं और राहुल गांधी से भी पूछता हूं और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछता हूं कि क्या आप, खड़गे साहब, आंख मूंदने से पहले क्या आप मोदी को इस तरह हटाएंगे, इस तरह हराएंगे और प्रधानमंत्री पद से चलता करेंगे? 2019 हरियाणा में हारे, कांग्रेस हारी। ये महाराष्ट्र में हारी, केवल 44 सीटें आई थी। अरुणाचल प्रदेश में हारी, आंध्र प्रदेश में हारी, जगन मोहन रेड्डी वहां पर चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये उड़ीसा में हारी, नवीन पटनायक वहां बने थे। ये सिक्किम में हारी। केवल झारखंड में चुनाव जीते, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सहायक पार्टी के तौर पर। 2020 में ये बिहार में हारे, ये दिल्ली में बुरी तरह हारे, एक भी सीट इनकी नहीं आई। 2021 में ये असम में हारे,
ये केरल में हारे, ये पांडुचेरी में हारे, ये पश्चिम बंगाल में हारे। और तमिलनाडु का भी विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर डीएमके की पिछलगू बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी, इसलिए वहां पर सत्ता की मलाई बैठ करके खा रही है उनके साथ। 2022 ये गुजरात में हारे, ये गोवा में हारे, ये मणिपुर में हारे, पंजाब में तो इनकी सरकार थी, वहां सत्ता से बाहर हो गए और 20 से भी कम सीटें इनकी पंजाब में आई। ये उत्तर प्रदेश में हारे, ये उत्तराखंड में हारे, केवल हिमाचल में जीते जो उस साल के आखिर में चुनाव हुआ था। हिमाचल और गुजरात में एक साथ चुनाव होते हैं। 2023 आई है, लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 3 राज्यों में चुनाव होते रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें थी साहब 2023 तक। दोनों राज्यों में चुनाव हारे और बुरी तरह हारे। राजस्थान में भी बुरी तरह हार करके सत्ता से बाहर हो गए और छत्तीसगढ़ में जहां ये इकोसिस्टम कह रहा था कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो ही नहीं सकती और भूपेश बघेल ने इतना बढ़िया काम किया है कि वहां तो कांग्रेस की वापसी बिल्कुल तय है, वहां भी बुरी तरह से हारे। तो 2023 में छत्तीसगढ़ में हारे, मिजोरम में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, तेलंगाना और कर्नाटक में जो बाद में चुनाव हुए ये जीते। लेकिन कितने चुनाव हारे? इसके बाद 2024 आ जाइए। 2024 में लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश में फिर हारे, अरुणाचल प्रदेश में फिर हारे, सिक्किम में फिर हारे, उड़ीसा में बुरी तरह हारे क्योंकि उड़ीसा में नवीन बाबू भी हार गए, बीजेडी भी हार गई और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हरियाणा हारे। अभी हरियाणा को लेकर के ही ये मीटिंग बुला रहे थे और समीक्षाएं कर रहे थे बैठ करके कि साहब पार्टी हित से ऊपर जो है निजी हितों को रखा गया। ये बयान आया है राहुल गांधी का। और वैसे तो ये जयराम रमेश से लेकर के तमाम पवन खेड़ा वगैरह ये सब बयान दाग ही रहे हैं जी। बहुत सारी ईवीएम मशीनों की जो बैटरी है वो 90% और 99% निकली है, वहां पर कुछ घपला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने वाले हैं, वहां सब ठीक है, वहां ये ईवीएम की बैटरी का रोना नहीं रोएंगे। हिमाचल में सरकार बन गई थी, ईवीएम का नाम भी नहीं लेंगे। इसी तरीके से कर्नाटक में, तेलंगाना में सरकार बन गई, वहां भी रोना नहीं रोएंगे। जहां जहां बुरी तरह हारते हैं वहां ईवीएम और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और पता नहीं क्या क्या साजिशें इनको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्यों दिखाई देनी शुरू होती हैं? ताकि ये साबित कर सकें कि साहब हमारी जो लीडरशिप है यानी राहुल गांधी जी हैं, वो तो करिश्माई नेतृत्व हैं। वो जिन राज्यों में जाते हैं वहां पर कांग्रेस की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वो तो साजिशें हैं साहब, जिस वजह से जीती हुई स्टेट को भी जो है भारतीय जनता पार्टी मैनेज करके हरवा देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कश्मीर में भी हरवा देना चाहिए था, हिमाचल में भी हरवा देना चाहिए था, कर्नाटक और तेलंगाना में भी हरवा देना चाहिए था, झारखंड में भी हरवा देना चाहिए था। वहां क्यों सरकार बनवा दी? तो तर्क पर जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो भाग खड़े होते हैं। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव भी हारे, आंध्रा भी हारे, अरुणाचल भी हारे, सिक्किम भी हारे, उड़ीसा भी हारे, जम्मू कश्मीर केवल 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं, तो मैं कहूंगा कि वहां भी हारे ये। आप 32 सीटों पर लड़कर के केवल 6 पर जीत रहे हैं और वो 6 भी, उनमें एक भी हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम हैं। तो वहां भी आप बुरी तरीके से हारे हैं और अब बेशर्मी के साथ हार के बावजूद उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये सत्ता में हिस्सेदारी भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से
सत्ता थी, वहां भी आप अपनी गलत अप्रोच की वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत नीतियों की वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लगभग हर सभा में अपशब्दों का प्रयोग करने की वजह से बुरी तरीके से हारे हैं। और लोगों की ये समझ में आ गया था कि आप बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं और जनता ने ये तय कर लिया था कि लोकसभा चुनाव वाली गलती हम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजुअल है, एक वीडियो है, उसको सुनते हैं। इन्होंने कांग्रेस की जो नीति रही है वो क्या कर रही है आजकल, उस पर एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। नो एंट्री का बोर्ड। गुजरात में 2 दशक से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी 2 दशक से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे तो कई राज्य हैं जहां दूसरी बार सरकार बनी है और अब हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जो मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री ने इन पर अटैक किया कि ये बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं, उस बयान को हम सुनते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है।
बेहद गंभीर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा की लड़ाई की वजह से पार्टी हार गई, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई हो सकती है, टिकटों को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, सम्मान को लेकर के, मान को लेकर के दोनों में ईगो क्लैश हो और किसको अधिक तरजीह दी जाए इसको लेकर के भी परेशानी हो, लेकिन जो इनका शीर्ष नेतृत्व है यानी राहुल गांधी, उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी कितने चुनाव अब तक अलग अलग राज्यों में हार चुकी है, ये नहीं भूलना चाहिए। पर कहेगा कौन? कांग्रेस में किसी की हिम्मत है कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के की नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल खड़े करे, या ये सवाल पूछे कि साहब 2011 से लेकर के और 2024 तक ये जो 88 चुनाव अब तक कांग्रेस हारी है, जिनमें 3 लोकसभा चुनाव भी हैं, 2014, 2019 और 2024, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि वो तो शाही परिवार से, उनको जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।